दैट इज वेरी लॉन्ग। इसको हम रिविजन में सिर्फ समरी में बता पाऊंगी आपको, या फिर क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे हम यहाँ पर, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जिस तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ उस तरह मैं एक ही बार पढ़ा पाऊंगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 classes for this chapter to end. ठीक है? Yes, sir. नहीं मैम, गलती से हो गया है हैंड। Okay. All right. So यहाँ पर ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपका जो है स्टार्ट मैंने कर दिया था। जो भी डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे, ठीक है? एंड अगर किसी का मिस हो जाता है देन प्लीज वॉच द वीडियोस, और एटलीस्ट आप यहाँ पर मुझसे मांग लीजिए, या फिर इस जो भी इस पूरे जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का लिंक मैं आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दैट लिंक। ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है? यस, रिविजन के लिए बच्चे टाइम नहीं मिल पाता, आई नो, बट द थिंग इज यू हैव टू मेक टाइम। ठीक है? आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो चैप्टर है अब खुद से आप पढ़ोगे, मैं जितना समझा रही हूँ उतना मैं समझा दूंगी, लेकिन पीछे का अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे। चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, 5-6 दिन लगातार पढ़ना, ऊपर से अल्टरनेट क्लासेस में, तो आप भूलते जाओगे जो चीजें मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ आपको। ठीक है? सो यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है? भूलना नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें पढ़ना। तो इसीलिए कह रही हूँ कि नोट्स बना लीजिए एटलीस्ट, अभी नहीं तो कम से कम एग्जाम टाइम भी आपको रिवाइज करने के लिए वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इट इज बेटर कि आप अभी से नोट्स बना के रखिए। ठीक है? ऑल राइट, सो let me share the screen and then we can go ahead and start. ओके, सो एज वी वर डूइंग हियर, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उन चीजों में यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई थी। यस, वी वर डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्लेस हियर। यहाँ पर जो प्लेस है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो है, यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा था। ठीक है? तो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में यहाँ कौन सी चीजें बताई गई हैं? कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो था वो पहले उतना क्लोज्ड अप नहीं था, यानी कि वहां पर लोग कभी कभार जाते थे। ठीक है? उसको अदर वर्ल्ड से कनेक्शन था उसका कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत दूर था, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन रेंजेस के बिल्कुल बीच में था वो वैली, तो फिर भी वो बहुत वर्ल्ड से दूर था, लेकिन डिसकनेक्टेड नहीं था, इतना डिसकनेक्टेड नहीं था कि लोग वहां पर जानते ही नहीं थे बाहर के वर्ल्ड को। ठीक है? तो ये सारी चीजें कब हुई? जब वहां पर बहुत पहले पेरू के वहां पर स्पेन से कुछ लोग वहां पर रहने आए, जो कि वहां के रूलर से परेशान हो गए थे, और उसके बाद वहां पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो है वो बाकी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कब हुआ? जब यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हुए। ठीक है? लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड्स आने लगे। ठीक है? टेम्परेचर अचानक से राइज करने लगा, अचानक से लो होने लगा। ठीक है? एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। 17 दिन तक वहां पर सूरज उगा ही नहीं, और हमेशा 17 दिन पूरे दिन रात ही रही। तो ये सारी चीजों के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी नेचुरल डिजास्टर्स ने ऐसा क्रिएट किया कि हाफ ऑफ द ओरिया का जो यहाँ पर प्लेस था, उसका हाफ पोर्शन जो कि वर्ल्ड से कनेक्ट करता था, बाकी के वर्ल्ड से कनेक्ट करता था, उस पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर कनेक्शन उसका तोड़ दिया, जब वो पूरा का पूरा हाफ जो पोर्शन था वो पूरा बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है? एंड इट वॉज कट ऑफ फ्रॉम दी अदर वर्ल्ड, जो बाकी के लोग थे, बाकी का जो वर्ल्ड था, उससे ये पूरा का पूरा जो है वैली जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है? नाउ वी वर रीडिंग, यस वी वर रीडिंग हियर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है? यहाँ पर हमें इतना पता चल गया था कि उसका जो पूरा एरिया था वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड से। ठीक है? इतना तक हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया था। इफ देर इज एनी वर्ड दैट यू वांट अ मीनिंग, टेक अ नोटबुक एंड स्टार्ट मेकिंग नोट। उन वर्ड्स के आप वर्ड मीनिंग फाइंड आउट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। बस एक चीज याद रखना कि यहाँ पर फालतू के सवाल मत पूछिएगा। ठीक है? यानी कि जो जगह के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनमें से आधे जगह के नाम जो है वो नकली है, क्योंकि ये फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है? ये काल्पनिक स्टोरी है। ये आधे से ज्यादा की जगह के नाम यहाँ पर नकली हैं, वो अपने से जो एच जी वेल्स है उन्होंने बना के लिखे हैं।
तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ज्योग्राफी में यहाँ पर कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, ये काल्पनिक कहानी है। आपको बस इतना याद रखना है, जहां पर सही जगह का नाम लिखा होगा जो सच में एग्जिस्ट करती है, जैसे स्पेन जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, पैसिफिक एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगी। अदर देन दैट बाकी जगह जो होती है, बाकी के जो प्लेसेस का नाम यहाँ पर लिखा गया है वो पूरी की पूरी काल्पनिक है, तो आपको इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनका लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस कंट्री, ठीक है। ये कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में आखिर हुआ क्या, और हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जब वो वहां पर गया द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में, तब उसने क्या क्या चीजें वहां पर देखी, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई, उस चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। So we have read till now how the country of the blind was disconnected from the other world. So we are going to start from there only. But one of these early settlers have chanced to be on the hither side of the Georges when the world have so terribly shaken itself, and he perforce had to forget his child and all the friends and possessions he had left up there and start life over again in the lower world. He settled it again, but ill blindness overtook him and he died of punishment in the mines. But the story he told begot a legend that lingers along the length of corridors of the Andes in this day. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है वो कैसे सेटल हुआ था आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है। वो पूरा जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा था, फ्लड आ रहे थे, लैंडस्लिप हो रहा था, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, और वहां पर बहुत सारे जो जीव जंतु थे वो मर गए थे। उसके बाद जो पूरा का आधा एरिया था, जब वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और कंट्री ऑफ द ब्लाइंड को बाकी के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो अर्ली सेटलर्स थे, अर्ली सेटलर्स मतलब वो लोग जो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे उस वैली में जब यहाँ पर ये डिजास्टर्स क्रिएट हुए, ठीक है, उन सभी के पास एक चांस था कि वो इस साइड मतलब वो खाई के इस तरफ थे जिस तरफ वहां पर बर्बादी नहीं हुई है, ठीक है। जैसे कि वो पूरा एरिया जो है वो पूरा नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यहाँ पर आपका जो है बिकॉज वी हैव बीन गोइंग ऑन, यहाँ पर ये सारी चीजें जब हो रही थी उससे पहले ही पेरू जो हाफ पर्शियन लोग थे यहाँ पर आके रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आके वो लोग रहने लगे थे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर वो लोग अर्ली सेटलर्स कहला रहे। सेटलर्स मतलब जो आके सेटल हो जाते हैं, अर्ली मतलब बिफोर ऑल दीज डिजास्टर्स हैपन, और उनके पास ये चांस था कि वो यहाँ पर इस साइड पे आ गए थे। उनमें से एक पर्सन था विच वाज नोन एज द लेजेंड, लेजेंड यानी कि जो बहुत ही माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत महान काम किए हों, जिनके लिए कहानियां या गाथाएं लिखी जाती हैं, तो उन्हें लेजेंड कहा जाता है। तो एक पर्सन था जो अपने वर्ल्ड को छोड़ के यहाँ पर आया था, यानी कि बाकी की दुनिया को छोड़कर उसे यहाँ रहना पड़ा, उसे अपनी वाइफ को भुलाना पड़ा, उसे अपने बच्चों को भुलाना पड़ा, उसे अपने दोस्तों को भुलाना पड़ा। पोजेशंस यानी कि जो चीजें उसके पास थी, उसका घर, उसका जॉब वगैरह, जो भी चीजें उसके पास थी, उन सभी चीजों को भुलाकर वहां पर उसने लोअर वर्ल्ड कहा गया है इस वैली को, ठीक है। लोअर वर्ल्ड यहाँ पर जो है वैली को कहा गया है, जहां पर द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड सेटल हुआ है, ठीक है, जो कि बाकी दुनिया से कट ऑफ हो चुका है। तो लोअर वर्ल्ड, राइट दीज डाउन प्लीज, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग जो हैं या फिर ये सारे वर्ड्स जो रेफर किए जा रहे हैं किसी चीज को लेकर, इन सभी का वर्ड मीनिंग आपके पास नोट्स में रहना चाहिए। आई विल चेक द कॉपीज आफ्टर यू हैव कम इन द क्लास। आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी कितने नोट्स किसने बनाए हैं, सबके पास नोट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ऑल राइट ऑल दीज थिंग्स दैट यू वांट हियर टू रिमेम्बर, ठीक है। टेरिबली का 1 minute लेट मी राइट दिस। नहीं, द मेन कैरेक्टर इज नोन एज न्यूनेस, डोनेट नहीं, न्यूनेस, ठीक है, न्यूनेस नाम है मेन कैरेक्टर का, ठीक है।
वो अभी आया नहीं है, और ये ही जो है ये न्यूनेस को रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो ही है ये एक वो पर्सन है जिसने यहाँ पर वैली को सेटल करने में हेल्प किया था। ठीक है, उसका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये, हाँ, डेंजरस, टेरिबल मतलब बहुत बुरा, टेरिबल मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। ठीक है, और कुछ? चलिए, तो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो एरिया था, जो वो पर्सन था जिसने यहाँ पर वैली को सेटल करने में हेल्प किया, उससे अपनी पूरी दुनिया जो है, जो वो बाहर छोड़ के आया था, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसका हर एक चीज उसे छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा उसे। एंड उसे लोअर वर्ल्ड इस वैली को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके आसपास सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं जो कि हायर लेवल पे होते हैं, और वो वैली जो है वो लोअर लेवल पे है, इसीलिए उसे लोअर लेवल वर्ल्ड कहा गया है। वर्ल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी की दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, इनका अपना एक वर्ल्ड यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अंडरस्टूड? So he started it again, but ill blindness overtook him and he died of punishment in the mines. But the story he told begot a legend. मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर उसने स्टार्ट किया, ठीक है, उसने यहाँ पर लोअर वर्ल्ड में सेटलमेंट करने की कोशिश की, यहाँ पर स्टार्ट किया कि वो यहाँ पर सारी जो भी सुविधाएं हैं जो बाकी के वर्ल्ड में हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर वो कर सके। लेकिन वो बीमार पड़ गया। क्या बीमार पड़ गया? ब्लाइंडनेस उसे ओवरटुक कर गई, यानी कि वो अंधा हो गया। और पनिशमेंट के तौर पर, एज सी पनिशमेंट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड बाय द राइटर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बिलीव जो है कि उसे पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर डेथ मिली थी, वो बिलीव यहाँ के लोगों का था। ठीक है, या फिर इस पर्सन का था कि वो अपनी किसी गलती के कारण यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर माइंस में, माइंस होते हैं जो आपके जो पहाड़ होते हैं उनमें माइंस बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं कुछ डग करने के लिए, या फिर कुछ चलने फिरने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हें माइंस कहते हैं। तो उन माइंस के बीच में वो कहीं पर फंस कर वहां पर उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर लेकिन उसने जो स्टोरी बताई थी, स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर ये जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वाला जो प्लेस है, इसके बारे में जो स्टोरीज उसने बताई थी किसी को, वो स्टोरीज एक लेजेंड बन गई उन सभी एरियाज में। ठीक है, आसपास के जितने भी एरियाज थे, एंडीज वाला जो पूरा एरिया था, एंडीज इज अगेन द प्लेस दैट इज फिक्शनल, ये फिक्शनल है, काल्पनिक जगह है। तो इस पूरे एरिया में आसपास में ये कहानी जो है ये बता दी गई थी उसके द्वारा, इस पर्सन के द्वारा, जो कि एक लेजेंड बन गई। एक लेजेंड यानी कि एक तरह से इसे लोग बहुत मानने लगे कि इस तरह की चीजें प्रेजेंट है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इसीलिए ये आज तक ये स्टोरीज डेवलप्ड है, आज भी ये स्टोरीज आपको सुनने मिल जाएंगी, लेकिन अलग अलग वर्जन के थ्रू। ठीक है, और सच्चाई या फिर एक कोई प्रूफ ये चीज कोई नहीं बता रहा है। दैट इज द सेइंग ऑफ योर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ तक बताई गई हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। लेजेंड का लिटरल मतलब होता है वो चीजें जो बहुत ही जिसके लिए आप बहुत ही वहां पर मतलब जो बहुत ही बड़ा हो। ठीक है, बड़ा इन द सेंस की इज्जत में, रिस्पेक्ट में, जिसको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शिवाजी महाराज जो हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? बिकॉज ही डन समथिंग। ठीक है, तो लेजेंड मतलब वो लोग जिनको आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ओवरटुक का मतलब कि उस ओवरटुक करने का मतलब होता है लोअर वर्ल्ड है, वर्ड नहीं, लोअर वर्ल्ड है। लोअर वर्ल्ड का मतलब कि यहाँ पर जो वैली है उसको रेफर किया गया है। ओवरटुक का मतलब होता है उसके ऊपर आ जाना। ठीक है, जैसे हम बीमारी कहते हैं कि बीमारी पकड़ ली है, तो उस वर्ड को यहाँ पर ओवरटुक लिखा गया। ठीक है, जो एक बीमारी ने उसे पकड़ लिया था, कौन सी बीमारी ने पकड़ लिया था? ब्लाइंडनेस में, वो अंधा हो गया था। ठीक है, एनीथिंग एल्स? बेगोट मतलब बार बार सुनाना। ठीक है, एक लेजेंड की कहानियां बार बार सुनाना या फिर बार बार उसे याद करना। नई, पर्सोनिफिकेशन नहीं है। लोअर वर्ल्ड इज नॉट द पर्सोनिफिकेशन, लोअर वर्ल्ड इज जस्ट अ रेफरेंस। ये सिर्फ रेफरेंस है, ये वर्ड यूज किया गया है उस प्लेस के लिए। ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू यूज
non-living thing to represent a living thing. Yes, it can be a metaphor. It can be a metaphor. ठीक है. Cardinal जगह का नाम है, फिक्शनल जगह का नाम है, काल्पनिक जगह का नाम है, सच्चाई में नहीं है. और कोई? यस गौरव. यस मैम, यहाँ जो मैम ब्लाइंड से जो मैम डेथ हुआ है वो मैम कौन है, मतलब पोइट है स्टोरी नहीं का? नहीं नहीं, वो एक पर्सन नहीं, वो एक पर्सन है जिसने यहाँ पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में सेटलमेंट कराने में हेल्प की थी सबकी. वो पर्सन जो था, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्पेन से कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे, तो ये पर्सन भी वहां से अपनी वाइफ चाइल्ड को छोड़कर यहाँ पर आया था. ठीक है. एंड ही डिडंट मीन कि यहाँ पर वो हमेशा के लिए नहीं रहने आया था, लेकिन इतने सारे डिजास्टर के बाद उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो यहीं पर आके सेटल हो गया. ऑलराइट. इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली हम लोग जानेंगे आगे, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ किया था, इसी वजह से इसे लेजेंड कहा गया. मेटाफर मतलब ये होता है कि जब आप किसी और चीज का नाम लेके किसी और को रेफर करते हैं. ठीक है. एंडीज वॉज अ फिक्शनल प्लेस. एंडीज हालांकि एक सही जगह का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्शनल प्लेस है, इसका नाम लिखा गया. नहीं 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 नहीं, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में इंडिकेट करने को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. मेटाफर का मतलब होता है जब आप किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो और बोल कुछ और रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ लोअर वर्ल्ड, तो लोअर वर्ल्ड एक एक्चुअल लोअर वर्ल्ड भी यहाँ पर रेफर क्या कर रहा है, एक प्लेस को रेफर कर रहा है. और किस प्लेस को यहाँ पर रेफर कर रहा है, जो वो वैली है, जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, उसको रेफर कर रहा है. ठीक है. यहाँ कोई लिविंग थिंग को रेफर नहीं हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग. यस, एंडीज इज द माउंटेन्स एक्चुअली. तो यहाँ पर ये प्लेस जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ था, इसीलिए उन्होंने ये नाम यूज किया है. यस रोहित. मैम अगर पॉसिबल हो सके तो जो आप लाइन पढ़ाते हो उसको कॉलम कर दीजिएगा मैम, तो समझने में ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो इतना लंबा लाइन में खो जाते हैं मैम. अगर नहीं समझ पॉसिबल पाए, क्या कर देंगे? अगर पॉसिबल हो तो जिस लाइन को आप समझाते हैं ना, हाँ. उसको लाइन कर दीजिएगा मैम, मतलब अच्छा इससे ठीक ठीक ठीक. तो यस समझने. ठीक. हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया. तो यहाँ पर आपको ये पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है. अगर इस पोर्शन में कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए. यस, आई विल हाईलाइट इट. ठीक है. तो यहाँ पर ये पोर्शन हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि एक पर्सन ने यहाँ पर अपना जो पुराना लाइफ था उसे छोड़कर यहाँ पर वो लोअर वर्ल्ड में, जो कि पूरे बाकी के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया था, वहां उसने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लाइंड हो गया. और उसके बाद उसे पनिशमेंट के तौर पे, पनिशमेंट यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो पर्सन सोचता था कि उसे पनिश किया गया है. ठीक है. लिंगर मतलब रह जाना. ठीक है. लिंगर का मतलब रह जाना वहीं पर. तो अभी तक वहां पर ये सारी जो कहानी है उसके लेजेंड की, ठीक है, उसे मतलब बिगोट का मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट आपको करने पे मजबूर कर देती है. तो वो लेजेंड की वो जो कहानी है उसकी, वो आज तक उस एरियाज में अभी तक लोग जो है वो कहते हैं. ठीक है. दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, नॉट अ रियल स्टोरी. तो ये मत पूछना कौन सी जगह है, प्लीज. आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. तो ये जगह, ये एक फिक्शनल स्टोरी है. इमेजिन करिए एक फिक्शनल वर्ल्ड कि इस तरह का चीज जो है इमेजिनेशन में आपके हो रहा है. ठीक है. यस. नेक्स्ट. He told for a reason. Yes, he told of his reasons for venturing back from the fastness and into which he has first been carried last to a llama beside a vast bale of gear when he was a child. यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पर्सन जो है उसने अपनी कहानी बताई कि क्यों वो यहाँ पर इस वैली में आया था. लामा इज अ टाइप ऑफ शीप. ठीक है. शीप जो होती है, भेड़ जो होती है, उसका एक टाइप होता है. ठीक है. लामा, तो लामा की तरह उसे कैरिड करके जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया था. ठीक है. और यहाँ पर एज अ चाइल्ड उसे लाया गया था, बचपन में उसे यहाँ पर लाया गया था. द वैली ही सेड हैड इट ऑल.
that the heart of the man desire, यानी कि जो भी एक व्यक्ति को चाहिए होता है अपनी लाइफ में, ठीक है, वेंचर नहीं, दैट इज ऑलराइट। वेंचर का मतलब चले जाना, ठीक है, वेंचर का मतलब भटकते भटकते चले जाना, या कहीं भी आप जा रहे हैं तो वो वेंचर बैक फास्टनेस में मतलब वो यहाँ से वापस गया था, ठीक है, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से वो वापस गया था लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा पाया, ठीक है, और उसका रीजन उसने बताया था कि वो क्यों यहाँ पर वापस आया था, ठीक है, जहां से वो फर्स्ट कैरिड अवे, मतलब उसे लैश के थ्रू, लैशेस होता है जहां पर आपको बांध के लेके जाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर जब शीप को बांध के जिस तरह लाया जा रहा है, ठीक है, तो उस तरह उसे बांध के लेके ले जाया गया था, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर वैली से। वेंचर बैक का मतलब जहां पर आप जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं या भटकते भटकते जा रहे हैं, वेंचर्ड बैक और फ्रॉम दी फास्टनेस, मतलब जो जगह थी, फास्टनेस यहाँ पर रेफर किया जा रहा है बाहर के वर्ल्ड में, ठीक है, जो बाहर का वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि अब डिस्कनेक्ट हो गया है इस एरिया से, वहां पर वो वापस गया था, लेकिन क्यों वापस गया था, ठीक है, व्हेन ही हैज एक्चुअली सेटल्ड इन हियर, जब वो यहाँ पर वैली में सेटल हो गया तो वो वापस क्यों गया था, इसका रीजन उसने बताया, ठीक है, यहाँ पर ये वो उतना बोलना चाह रहा है यहाँ पर। लामा इज अ टाइप ऑफ शीप, एक बार में सुन लिया करो जब बताती हूँ। लामा इज अ टाइप ऑफ शीप कैरिड लैश, लैश का मतलब कि जब बांध के लेके जाना, ठीक है, जब आप गले में या कहीं पर बांध के जानवर को खींच के लेके जाते हैं रस्सी से, उसे लैश कहते हैं। तो लामा एक टाइप का शीप है जिसे लैश करके ले जाया जाया था, उस तरह वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसे भी वहां पर लेके लेके गए थे ये लोग, ठीक है, और वहां पर वास्ट बेल ऑफ गेयर, वास्ट बेल ऑफ गेयर का मतलब जहां पर स्लोनेस है, ठीक है, यहाँ पर फास्टनेस, और वास्ट बेल ऑफ गेयर मतलब गेयर का मतलब क्या होता है, जब गाड़ी में आप गेयर लगाते हैं तो आप फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, तो यहाँ पर जो है फास्टनेस से, फास्टनेस यानी कि बाहर का जो वर्ल्ड है उससे इसे यहाँ पर वैली में लेके आया गया, जो कि स्लो है, यहाँ पर गेयर जो है वो फास्ट नहीं जा रही है लाइफ, कोई भी कहीं भाग नहीं रहा है, सब आराम से चल रहे हैं, या सब यहाँ पर स्लो होता है काम, ये चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर स्लोनेस है। ओके, बार बार समझाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्यों आ रहा है, फास्टनेस इज रेफरिंग टू द वर्ल्ड दैट इज आउटसाइड दिस एरिया, ये जो एरिया है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, इसके बाहर जो हमारी दुनिया है, जो जहाँ पर बाकी के लोग रहते हैं, उसे फास्टनेस का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फास्ट होता है, यहाँ पर सब कुछ आगे मूव फॉरवर्ड कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, इतना लाइन समझ में आ गया। एक एक लाइन तुम लोग को समझाऊंगी तो फिर तो हो गया, तुम्हारा 10 क्लास में भी खत्म नहीं होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट, द वैली ही सेड हैड इट ऑल। नहीं, क्वेश्चन जो है ना बच्चे, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बार बार नहीं लिखोगे, ठीक है, एंड जब मैं समझा देती हूँ तब आप सुनो, जब मैं लाइन रीड कर रही हूँ उससे पहले क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं, जब मैं रीड कर रही हूँ मैं समझा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन आने चाहिए, तो पहले आप सुन लीजिए जो मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज आधे लोग सुनते हैं आधे सुनते नहीं है, फिर वही रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। The valley, he said, had it all the heart of a man could desire: sweet water, pasture, and even climate, slopes of rich brown soil with tangles of a shrub that bore an excellent fruit, and on one side great hanging forest of pine that held the avalanches high. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वैली है, यानी कि वो एरिया जो अब कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है, वो जो वैली है, उसने ऐसा बताया, उस पर्सन ने ऐसा बताया कि उसके पास उस वैली में सब कुछ ऐसा था जो एक आदमी या फिर जो एक पर्सन जो है वो डिजायर कर सकता है, यानी कि जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, आप दिल से क्या चीजें चाहते हो कि आप अच्छी जगह सेटल हो जाएं, जहां पर आपको खाने की टेंशन ना हो, रहने की टेंशन ना हो, कोई जॉब की टेंशन ना हो, इस सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें एक मैन को चाहिए या एक पर्सन को चाहिए होती है, स्वीट वाटर, स्वीट वाटर यहाँ पर मीठा पानी नहीं बोला जा रहा है, स्वीट वाटर का मतलब है कि आपको यहाँ पर
ऐसा पानी मिल रहा है जो कि नेचुरल है, पीने लायक है और बहुत ही हेल्दी है, यानी कि उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो डिप्लीट नहीं किए हैं, उसमें जो जो भी विटामिन न्यूट्रिशन आपके हेल्दी पानी के लिए होते हैं वो सारा पानी जो है वो एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो स्वीट वाटर का मतलब एक ऐसा पानी या फिर ऐसा पानी का सोर्स जहां आपको साफ पानी मिल जाएगा पीने लायक और जो कि आपके न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है। पास्चर का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर आप कुछ उगा सकते हैं, ठीक है। पास्चर यानी कि ऐसा फर्टाइल रीजन जहां पर आप खेती कर सकते हैं। एंड इवन क्लाइमेट का मतलब क्या कि ऐसा क्लाइमेट, ऐसा वहां पर मौसम रहता था जो कि आपने जो भी खेती की है वो सुरक्षित रहे वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अचानक से धूप आ रही है बहुत दिन से तो आपने यहाँ पर एक क्रॉप लगा दी जो कि गर्मी में लगाई जाती है और अचानक से बारिश आ जाए, ऐसा क्लाइमेट वहां पर नहीं था। अगर धूप हो रही है तो आप वहां पर जो भी समर सीजन के हिसाब से जो भी क्रॉप लगाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए वो जब तक क्रॉप जो है मेच्योर नहीं हो जाता, काटने लायक नहीं हो जाता, वो फसल तब तक वहां पर वैसा ही मौसम रहेगा। यानी कि ऐसा मौसम था जो कि आपके क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी फसल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। यस, स्लोप्स ऑफ रिच ब्राउन सॉइल। स्लोप्स है यहाँ पर, देखिए आपका जो पास्चर है, जो एरिया है जहाँ पर आप खेती करते हैं वो सीधा नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा जो लैंड होता है वो इस तरीके का होता है, थोड़ा सा उठा रहेगा लेकिन फिर भी सीधा रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप बोला जा रहा है, यानी कि जो एरिया पे यहाँ पर उगाते हैं लोग वो स्लोप की तरह है, यानी कि नीचे की तरह या ऊपर की तरह, इस तरह या तो डिसेंड हो रहा है या फिर ऊपर की तरह उठ रहा है, ठीक है। इस तरह से एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो सीधा ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन रीजन था, तो यहाँ पर माउंटेन रीजन जो आपका है, माउंटेन रीजन की वजह से स्लोप ऑफ रिच ब्राउन सॉइल, यानी कि ऐसा स्लोप है और रिच ब्राउन सॉइल है, यानी कि ऐसा सॉइल है, ऐसी मिट्टी है जो बहुत ही न्यूट्रिशन वाली है, जहां पर आप अच्छी खासी क्रॉप जो है, अच्छी खासी फसल लगा सकते हैं। विद टैंगल्स ऑफ श्रब, टैंगल्स का मतलब आपस में उलझ जाना, ठीक है। श्रब का मतलब छोटे छोटे जो बुशेस होते हैं आपके, छोटे छोटे जो झाड़ियां होती है, ठीक है, उस तरह के झाड़ियां हैं आपस में उलझी हुई, जो कि इस रिच ब्राउन सॉइल पे, यानी कि यहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर आप फसल उगा सकते हैं, वहां पर कहीं कहीं यहाँ पर श्रब्स हैं, यानी कि छोटी छोटी झाड़ियां हैं जो कि आपस में उलझी हुई हैं, जो कि एक्सीलेंट फ्रूट बोर करते हैं। बोर का मतलब कि देना, ठीक है, या जन्म देना, उसको बोर कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर इस झाड़ियों में बहुत अच्छे फ्रूट मिलते हैं जो कि पॉइजनस नहीं है, जो कि आप खा सकते हैं और बहुत ही मीठे होंगे शायद, इसीलिए। तो इसीलिए एक्सीलेंट फ्रूट कहने का मतलब ये है कि ऐसा फ्रूट जो आप खा सकते हैं, ठीक है। एंड वन साइड ग्रेट हैंगिंग फॉरेस्ट ऑफ पाइन, यानी कि एक साइड पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वैली है ये 3 साइड से, 3 डायरेक्शन से ये पहाड़ों से घिरी हुई है, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन से यहाँ पर फॉरेस्ट है। किसका फॉरेस्ट है? पाइन्स का फॉरेस्ट है। पाइन्स जो होते हैं ना, पाइन्स ट्रीज बहुत ही लंबे वाले होते हैं, जो एकदम से 20 फीट 30 फीट, जो एकदम लंबा लंबा पेड़ आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री की तरह एकदम लंबा लंबा पेड़ होता है, उनको एवलेंचेस कहते हैं। तो एवलेंचेस हाई मतलब बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, बहुत ही हाइट पे लंबे लंबे पेड़ हैं और एक तरफ उनका पूरा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और 3 तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ ये आपका एरिया है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस लाइन में अभी कोई डाउट है तो पूछो। या काइंड ऑफ कोकोनट ट्रीज लाइक, तो बड़े बड़े ट्रीज को वो पाइन्स कहते हैं। पाइन्स मतलब पाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम कोकोनट ट्रीज, ठीक है, कोकोनट ट्रीज अलग होते हैं, पाइन्स अलग होते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर इस तरह बोलना है तो वो कोकोनट ट्री की तरह लग सकते हैं। एवेलेंचेस हाई मतलब बहुत लंबे, बहुत ज्यादा लंबे, ठीक है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते ह्यूमन से कितना लंबा होगा। आई टोल्ड यू ना 20 फीट 30 फीट उतना लंबा लंबा पेड़ है। एवेलेंचेस हाई मतलब बहुत लंबा।
नॉट एग्जैक्टली पाइन एप्पल बच्चे, पाइन एप्पल पाइन ट्रीज जो होती है ना उसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं, पाइन ट्रीज में फ्रूट्स नहीं आते हैं। श्रब का मतलब झाड़ियां, श्रब का मतलब झाड़ियां। और कोई डाउट? कुड डिजायर, क्लाउड नहीं, कुड डिजायर। कुड डिजायर का मतलब कि जो आप चाहते हैं, जो आप दिल से चाहते हैं, उस तरह का जो भी चीज एक आदमी को उस दौरान चाहिए होती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत पुरानी जमाने की चीजें लिखी गई हैं। तो डिजायर का मतलब जो चीजें आपको चाहती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर वैली में मिल जाएंगी। पास्चर का मतलब जो एरिया पे आप खेती कर सकते हैं, उस तरह का जो सॉइल है या फिर उस ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत कुछ हटाना ना पड़े, वो एक्चुअल में वो जगह आपको दी गई है, वहां पर अच्छे से बनाई गई है, जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। स्लोप का मतलब होता है इन जहाँ पर एंगल ही क्रिएट होता है, सीधा जहाँ पर नहीं रहता, आपका जो लैंड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे स्लोप कहते हैं। यस, पाम ट्रीज वगैरह, ठीक है। हाँ, स्लोप मतलब ढलान। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। लेट मी डू दिस। यस, नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। ये लाइन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है। टैंगल्स का मतलब उलझा हुआ, टैंगल का मतलब उलझा हुआ। इसीलिए कह रही हूँ, जब पूरा समझा दिया उसके बाद भी सेम वर्ड मीनिंग आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। हैंगिंग का मत हैंगिंग का मतलब लटकना होता है, लेकिन यहाँ पर हैंगिंग लिखा हुआ है क्योंकि ग्रेट फॉरेस्ट वहां पर था, इसीलिए हैंगिंग लिखा गया। ऑल राइट, एनीबॉडी एल्स? यस, तो इस पोर्शन को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइन कवर अप हो गई है, इतना धीरे धीरे नहीं चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग समझने की कोशिश करिए। कीप अप विद माई पेस, ठीक है। मैं जान रही हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन वो फास्ट इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर कवर अप करना है सिलेबस जितना जल्दी हो सके, ताकि हम रिविजन अच्छे से कर पाए, ठीक है। Okay, so we were here. Yes, avalanches high. Far overcome overhead, one on three sides, vast cliffs of grey-green rock were clapped by cliffs of ice, but the gracious stream came not to them, but flowed away from the further slope, and only now and then huge ice masses fell on the valley. इसका मतलब क्या हुआ कि फार ओवरहेड यानी कि उनके ऊंचाई में, ठीक है, वैली तो बहुत नीची थी, ऊंचाई में साइड में क्या है यहाँ पर, सिलेबस पीछे चल रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पर कीप अप पेस नहीं रखते हो मेरे साथ, ठीक है। आप अगर जल्दी जल्दी यहाँ पर समझ जाएंगे सब चीजें, ठीक है, एक बार में जब मैं समझाती हूँ तो समझ जाओगे, तो इतना डिले नहीं होगा। ऑन थ्री साइड यानी कि एक साइड पे जो आपका फॉरेस्ट था, ठीक है, जो आपका लैंड है, ठीक है, वैली जो एक्चुअल वैली है वो नीचे की तरफ है, और एक साइड से यहाँ पर फॉरेस्ट है, एक साइड पूरा, एक डायरेक्शन जो पूरा है, यानी कि अगर हम चार डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, चार डायरेक्शन मान लो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये चार डायरेक्शन है, तो इसमें से एक डायरेक्शन में मतलब इस साइड पर, 1 मिनट, इस साइड पे पूरा फॉरेस्ट है, एक डायरेक्शन में फॉरेस्ट है, बाकी के जो तीन जगह है, बाकी के तीन जगह लंबी लंबी खाई है। बाकी की तीन जगह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ऑन थ्री साइड वास्ट क्लिफ्स ऑफ ग्रे ग्रीन रॉक्स वर कैप्ड बाय क्लिफ्स ऑफ आइस। क्लिफ का मतलब होता है खाई, ठीक है। क्लिफ और जॉर्ज सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं। सिमिलर, क्लिफ मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, बहुत ऊंचाई से जब आप देखते हैं और अचानक से ढलान हो जाती है, यानी कि इस तरह का कुछ होता है आपका, यहाँ से बड़े बड़े माउंटेन्स आ रहे हैं और अचानक से ऐसे नीचे गिर रही है, ठीक है। मतलब इस तरह का स्लोप नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इस तरह का आ रहा है कि अचानक से यहाँ पर नीचे जो है
जा रहे हैं आप लोग, तो इसे क्लिफ बोलते हैं। तो आपका जो क्लिफ होता है इस एरिया को जो ऊपर का एरिया होता है इसे हम क्लिफ बोलते हैं। एक ही बार समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यस कुंदन। मैम गलती से हो गया है, सॉरी मैम। ओके यस, तो यहाँ पर आपका जो 3 साइड पे है, बड़े बड़े यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, और क्लिफ है। क्लिफ यानी कि खाई जैसा वहां पर बना हुआ है, इस तरफ से ऐसे ऐसे थे, मतलब वॉल्स जैसा समझ लो, ठीक है। कि यहाँ पर ऐसे माउंटेन नहीं आ रहा है, इस तरह माउंटेन नहीं आ रहा है, माउंटेन जो है वो इस तरह आ रहा है, मतलब इसका जो एंगल है ना वो बहुत ही स्टीप है। एंगल जो है मतलब आना कैसे चाहिए था, आना इसको इस तरह से चाहिए था, ये ऐसे स्लोली स्लोली करके नीचे आना चाहिए था। ये नेचुरल आपका होता है शेप माउंटेन्स का, ठीक है। आपने माउंटेन्स देखे होंगे इस तरह ऊपर उठते हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसे नीचे जाते हैं, राइट। लेकिन क्लिफ में क्या होता है, क्लिफ में आपका जो एंगल है ना वो इस तरह हो जाता है, मतलब ऐसे जाने की बजाय इस तरह का एंगल बन रहा है कि आप अचानक से नीचे गिर जाओ, इस तरह का एंगल बन रहा है। तो वहां पर क्लिफ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स है आसपास, 3 साइड से वो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। और किस तरह के रॉक्स हैं उन माउंटेन्स पे, रॉक्स जो हैं वो ग्रे ग्रीन है, ठीक है, ग्रे और ग्रीन कलर के। ग्रे कलर के यानी कि काले, एक तरह से पत्थर हैं, हल्के काले कलर के पत्थर हैं जिनको ग्रे बोला गया है। ग्रीन क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसके ऊपर मॉस जमी हुई, मॉस यानी एल्गी, एल्जाई जो भी आप लोग बोलते हैं उसको। तो उसमें ग्रीन कलर का वहां पर एल्गी जमा हुआ है, ग्रे कलर का पत्थर है, और उन पत्थरों से हमारा जो क्लिफ है वो बना हुआ है, यानी कि पूरा माउंटेन जो है वो ब्लैक कलर का है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कहीं कहीं ग्रीनरी है, ग्रे ग्रीन इसीलिए कहा गया क्योंकि कहीं कहीं वहां पर ग्रीनरी है। ग्रीनरी किस चीज से है, एल्जाई, एल्गी जो जमा हुआ है, ठीक है, काई जिसको शायद बोलते हैं आप लोग, यस, काई जमी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर कैप्ड बाय क्लिफ ऑफ आइस, यानी कि उसके टॉप पर, जो वो माउंटेन है उसके टॉप पर आइस जमा हुआ है, ठीक है। कैप्ड का मतलब माउंटेन का कैप, यानी कि माउंटेन का टॉप। तो माउंटेन के टॉप पे यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। बट द ग्लेशियर स्ट्रीम केम नॉट टू देम, यानी कि ग्लेशियर, ग्लेशियर किसको कहते हैं, जो आपका बर्फ जमा हुआ होता है, ठीक है, जो बर्फबारी, बर्फ पूरा जमा हुआ होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर जो है वो उनके तरफ नहीं जा रहा है, उनसे दूर जा रहा है, यानी कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फबारी है, वो वैली के तरफ नहीं जा रही है। जो ग्लेशियर स्ट्रीम है वो वैली के तरफ नहीं जा रही है, वो वैली से दूर जा रही है, यानी कि किधर जा रही है, सिर्फ ऊपर की ही तरफ रह रही है, वो नीचे नहीं जा रही है। फर्दर फ्रॉम दी स्लोप, फर्दर मतलब दूर जाना, ठीक है। फ्लोड अवे, फ्लोड अवे मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ जा रही है, सिर्फ वहां पर टॉप पे ही, यानी कि सिर्फ टॉप पे ही वहां पर बर्फ जम रही है, नीचे की तरफ वैली की तरफ बर्फ नहीं आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कभी कभार, ओनली नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार एक बड़ा सा जो आइस है, आइस का बड़ा सा टुकड़ा जो है, बड़ा सा पत्थर जैसा बड़ा सा टुकड़ा जो है वो वैली में साइड में कहीं कहीं गिर जाता है, ठीक है। क्यों गिर जाता है, ऑब्वियसली वहां पर बर्फ जमी हुई है। तो कई बार होता क्या है कि हवा से या किसी भी चीज से, अगर आपका वैली का जो आइस है वो पूरा का पूरा मास जो है, पूरा का पूरा एक पत्थर जैसा डिटैच हो जाता है आइस, तो वो नीचे ही गिरेगा। तो इसीलिए वैली के साइड में कई बार ह्यूज आइस मासेस का मतलब है कि बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा कई बार वैली में गिर जाता है, ठीक है। कभी कभार, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार। इस लाइन में और कोई प्रॉब्लम किसी को, इस लाइन में किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर डाउट लिख रखे हैं आप, चलिए। बच्चे आप लोग यहाँ पर पढ़ लोगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने का इतना टेंशन है कि आप यहाँ पर पढ़ ही नहीं रहे हो। आपके साथ साथ मैंने बीबीएम की क्लास स्टार्ट की थी, बीबीएम का यहाँ पर ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उनका ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और मैं जो चीजें आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ उसी सिलेबस के हिसाब से मैं उनके क्लास में भी पढ़ा रही हूँ। तो उनके क्लास में कैसे जल्दी हो जा रहा है, आपके क्लास में क्यों लेट हो रहा है? उनके क्लास में कुछ अलग तो नहीं पढ़ाती हूँ मैं, वैसे ही पढ़ाती हूँ जैसे आपके क्लास में पढ़ाती हूँ।
लीचन नहीं, लीचन बच्चे दूसरा चीज होता है, ठीक है। यहाँ पर शांति से आप लोग सुनिए पहले क्या पढ़ा रही हूँ। कैप्ड का मतलब है कि उसके टॉप पर, ठीक है। कैप्ड का मतलब उसके टॉप पर, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन जो छोटी छोटी यहाँ पर लेयर जैसा जम जाता है, ठीक है, काई जैसा लेयर जम जाता है पत्थर पर, इसीलिए यहाँ पर ग्रे ग्रीन रॉक लिखे हुए हैं। जो रॉक्स हैं उनको ग्रे ग्रीन। वैली, वैली साइड का मतलब होता है, वैली का मतलब होता है वो जो एक्चुअल वैली है, जो आपके पहाड़ों के बीच वाला एरिया है, जहाँ पर पहाड़ नहीं है लेकिन पहाड़ों के बीच में। नहीं नहीं, वुल्फ नहीं बच्चे, शीप। लामा मीन्स शीप। इट्स अ टाइप ऑफ शीप। ये माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं। और कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कम से कम 10 मिनट में मैं यहाँ पर बढ़ा लूंगी और एक लाइन, आपको कम से कम ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। Yes, in this valley, it is neither rained nor snowed, but the abandoned spring gave a rich green pasture that irrigation would spread over all the valley spaces. The settlers did well indeed there. यानी कि यहाँ पर जो वैली है, इसमें ना तो रेन होती है ना ही स्नो होता है, ठीक है, ना ही बारिश होती है ना ही स्नो होता है, लेकिन स्प्रिंग बहुत ज्यादा होता है। यानी कि स्प्रिंग सीजन ऐसा सीजन, ऐसा मौसम जहाँ पर आपकी जो ग्रीनरी है उसको बहुत ही सपोर्ट किया जाता है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा सर्दी, उस तरह का सीजन रहता है हमेशा, जिसकी वजह से ग्रीन पैस्चर्स यानी कि बहुत ज्यादा हरियाली वहां पर रहती है। पैस्चर्स यहाँ पर कई बार हरियाली को भी बोला जाता है, यानी कि हर जगह पेड़ पौधे उग रहे हैं तो उस एरिया को भी पैस्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर पैस्चर लिखने का मतलब है कि हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, यहाँ पर आपको खेती का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे पेड़ उग रहे हैं जो आपको फल फ्रूट सब कुछ दे रहे हैं। और इरिगेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इरिगेशन जो है वो पूरी वैली स्पेस में, वैली का स्पेस जो है यानी कि वैली का जो एरिया है, ठीक है, उस पूरे एरिया में इरिगेशन पूरा फैला हुआ है, यानी कि पानी का सोर्सेज अलग अलग जगह से फैला हुआ है, आप कहीं से भी इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेटलर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। डिड वेल इंडीड का मतलब कि उन लोगों ने वाकई में यहाँ पर बहुत अच्छा किया सेटल करके, या फिर बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज यहाँ पर सेटल कर लिया, ठीक है। Their beasts did well and multiplied, and but one thing marred their happiness. बीस्ट का मतलब उनके जो जानवर थे, ठीक है, जो लामा मैंने बताया, जो शीप का जो टाइप था वो भी बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। मल्टीप्लाई यानी कि वो उनका भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर उनका शीप जो है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा इसका मतलब कि वो लोग और ज्यादा वूल ले सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट वो एनिमल देता है उससे वो फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज थी जो उनके हैप्पीनेस को मार कर रही थी। मार मतलब दाग लगा देना या फिर तोड़ देना, इस तरह से इम्पेयर कर देना का मार का मतलब होता है कि किसी तरह से वहां पर कुछ खराब कर देना, ठीक है। तो इनकी ये खुशियां जो थी, मतलब इतना सब चीज आपको मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुश रहेंगे, लेकिन इनकी जो ये खुशी थी ये एक चीज खराब कर रही थी, ठीक है। यट इट वॉज इनफ टू मार इट ग्रेटली, लेकिन ये एक ही चीज काफी थी बहुत ही बड़ी परेशानी उनके लिए खड़ी करना, ठीक है। ग्रेटली मार्ड का मतलब एक बहुत बड़ी परेशानी या एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो रही थी, वहां पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। यस, नाउ अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम, जो भी चीजें पढ़ाई? एंड अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पर बार बार मैं देख रही हूँ कि आपके या तो क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं समझाने के बाद, या फिर बिना समझाए पहले ही आप क्वेश्चन पूछ लेते हो। तो ये काम मत किया करो। अब तो मैं अंडरलाइन करके भी बता रही हूँ, तो आपको पता है मैं कौन सी लाइन पढ़ा रही हूँ, तो फिर भी क्यों मेरे पास पहले ही क्वेश्चन आ जाता है, या फिर समझाने के बाद, यहाँ 2 बार समझाने के बाद भी आ रहा है क्वेश्चन। अगर एक बार में नहीं सुनाई देता, ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो बोल दीजिए कि ऑडियो में प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं सुन पाए थे। Yes, is there any problem in these lines?
बीस्ट का मतलब वो जो लामास थे, जो उनके शीप थे, ठीक है, जो इकलौता एनिमल जो वहां पर सरवाइव कर रहा था, क्योंकि इसमें और किसी एनिमल के बारे में नहीं लिखा गया इस पूरे पैराग्राफ में, या इस पूरे जहां तक मैंने, अबैंडन मतलब अच्छे खासे रेशियो में, ठीक है, अबैंडन का मतलब आपको इतना मिल रहा है जितना आपको चाहिए या जितना आपके लिए जरूरी है। एनीथिंग एल्स? चलिए, और कुछ नहीं है तो लेट मी टेक द अटेंडेंस, एंड इन द मीन वाइल आप लोग यहाँ पर सब रीड करो जो चीजें यहाँ पर। सेटलर्स मतलब जो वहां पर बस गए थे, ठीक है, जो वहां पर रहने आए थे और वहां पर बस गए थे, उन्हें सेटलर्स कहा गया है। सेटलर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां पर पहले लोग नहीं रहते थे, वहां पर बाहर से लोग आए थे रहने के लिए, इसीलिए यहाँ पर उनके जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको सेटलर्स कहा जाता है, जो बाहर से आके वहां पर सेटल हो गए थे। एनी अदर डाउट? ऑलराइट, तो ये पोर्शन क्लियर हो गया। ये पोर्शन एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जो जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। डाउट मत रखिएगा क्योंकि दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार में ही जो चीजें यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इस पोर्शन तक मैंने पढ़ाया है, इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के लिए कुछ है? चलिए, अभी नहीं है, ये जिस मैंने गूगल फाइल में खोला हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। आपको जो फाइल भेजी थी वहां पर आप लोग सबको ही ओपन करके मार्क कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तब आपको याद रहेगा कहाँ तक पढ़ा है। मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमारा जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है वो क्या था। वो पहले इतना ज्यादा कटा हुआ नहीं था बाकी दुनिया से, वहां पर कभी कभार लोग आ जाते थे, आए भी थे। कौन लोग आए थे? जो स्पेन के रहने वाले थे, ठीक है, जो स्पेन के रूलर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो हाफ पर्शियन थे, ठीक है, हाफ पेरोवियन थे, ठीक है, इसीलिए वहां से वो लोग भाग गए थे। कहाँ भाग के आए? वो इस वैली ऑफ कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में आए, इस वैली में सेटल करने आए, ठीक है। यहाँ पर उनके साथ एक पर्सन आया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस पूरे डिजास्टर से पहले वो वापस गया था उन लोगों के पास, ठीक है, बाहर के लोगों के पास। फास्ट वर्ल्ड मतलब जो बाहर के लोग थे उनके पास यहाँ पर सेटल होने के बाद वापस गया था, लेकिन वहां से फिर वो वापस आ गया इस जगह पर, इस वैली ऑफ कंट्री ऑफ द वैली में, जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है वहां पर वापस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर उसने नई चीज, नई लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश की, ठीक है। उसने अपने वाइफ चाइल्ड सबको भुलाकर यहाँ पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसे अंधेपन ने ओवरटुक कर लिया, यानी कि वो अंधा हो गया, ठीक है। और उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर वो माइंस में जाके डेथ हो गई उसकी। माइंस जो होता है वो पहाड़ों के बीच के रास्ते होते हैं, ठीक है, उन्हें माइंस कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन उसने जो कहानी सुनाई अबाउट द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के बारे में, वो सारे इंडीज में, ठीक है, वो जो आसपास का पूरा एरिया था वहां पर जाकर ये लोग बहुत ही लेजेंड हो गए, बहुत ही रिस्पेक्टेड स्टोरी बन गई है, ठीक है। उसने यहाँ पर बताया कि वो किस तरह यहाँ पर आया था। यहाँ पर लामास रहते हैं, यहाँ पर स्वीट वाटर है, यहाँ पर पेस्चर है, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ पर पानी अच्छा है, यहाँ पर जगह अच्छी है, सॉइल अच्छी है। इन सभी चीजों के बावजूद, इतना सब कुछ, यहाँ पर स्नो नहीं होता है, रेन नहीं होता है, सिर्फ स्प्रिंग सीजन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इन सभी चीजों के बावजूद यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज थी जो यहाँ पर उनको परेशान कर रही थी। Till now we have read this much is the summary of all the things we have read. Again, I'm telling you, keep making notes. If you miss anything, watch the videos. I will send the link of this video right after uploading in your group every day, ताकि आपके पास ये रिविजन करने के लिए रहे, ठीक है। ऑल राइट, देन लेट्स एंड दिस क्लास हियर। जो भी डाउट होगा, अगर बाकी बाद में पढ़ने के बाद भी डाउट निकल रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछ लीजिएगा, ताकि हम क्लियर करते रहें और आगे बढ़ते रहें।
एंड थोड़ा सा आप लोग अपना स्पीड बढ़ाइए पकड़ने का, ठीक है। जब समझाती हूँ तो एकदम ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद अटेंडेंस मैंने ले लिया है, और उसके बाद जो भी डाउट हो रहा है उसको तुरंत से क्लियर करिए, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स एंड दिस क्लास हियर देन।